हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अगली क्लास के लिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो अभी तक हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो पढ़ चुके हैं वो हमारा टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है और किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। सॉरी। आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। ये हमारी फाइव मेन टाइप की केमिकल रिएक्शंस हैं। बट इनके अलावा जो इनके कुछ कह सकते हैं सब पार्ट्स, ठीक है, वो कौन कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, ये इसमें आएंगी। ठीक है, कुछ सब पार्ट्स। और इसके अलावा हाँ, रिडॉक्स के अंदर भी आपके दो पार्ट देखेंगे आपको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेसिकली दोनों को कंबाइन करके ही हम रिडॉक्स बोलते हैं। तो वन बाय वन हम हर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ। फर्स्ट रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये होती क्या है? देखिए, ऐसी रिएक्शंस, इसके नाम से पता चल रहा है, कंबाइन, कॉम्बिनेशन कंबाइन। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस combine to form a single substance is known as combination रिएक्शन। हम यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस के एग्जांपल देंगे वो इक्वेशन की फॉर्म में देंगे, यानी कि केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। अब इट मे बी पॉसिबल कि वो मैं आपको बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखूं। जनरली मैं अनबैलेंस्ड फॉर्म में लिखूंगा, बिकॉज बैलेंसिंग में आपको सिखा चुका हूँ। तो जितनी भी मैं अनबैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा, उनको आपका होमवर्क रहेगा कि आप उनको खुद से बैलेंस करें। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम, तो एक सिंपल सी एक्टिविटी है, छोटी सी। ठीक है, कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, बेसिकली कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जलना, ठीक है, इसको हीट देंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन का एग्जांपल।
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो सब्सटेंस है, दोनों कंबाइन हुए और एक सिंगल सब्सटेंस बना, MgO। ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम सिंपल, जो बहुत इजी है, C+O2 CO2 H2+O2 H2O। ये सभी एग्जांपल बहुत इजी हैं आपके याद करने के लिए, आराम से आप याद कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके एग्जांपल क्या है। बट जितना सिंपल हमको दिखता है उतना कई बार होता नहीं है। ठीक है, इतने सिंपल एग्जांपल्स जनरली नहीं आते। ठीक है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं लगातार। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इसमें रिपीट होता है कई बार। ठीक है, वो क्या है कि जब कोई क्लाइम को वाटर के साथ मिलाते हैं तो बनता है स्लैक लाइम। अगर केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्मूला H2O। इसको हम लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गोस टू, स्लैक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस साथ में जब इसको करते हैं ना, तो जिस बर्तन में इसको रखा जाता है या मिलाया जाता है वो बर्तन गर्म हो जाता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि जब हम क्विक को वाटर से मिलाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, इसका यूज क्या है। तो ये रिएक्शन यूज होती है, अब एक्चुअली यूज नहीं होती, पहले यूज होती थी, यूज इन वाइट वॉश। वाइट वॉश का मतलब, देखिए आज आप लोगों के घरों के अंदर PVC पैनल्स होंगे। ठीक है, प्लास्टिक पेंट होता है, डिस्टेम्पर होता है। लेकिन अगर हम पुराने टाइम की बात करें, फॉर एग्जाम्पल जब मैं छोटा था या अभी भी कुछ जगह गांव वगैरह में, ठीक है, या जो ऐसी फैमिली है जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे पेंट्स को, वो आज भी क्या करते हैं, चूना लेते हैं। चूने का मतलब होता है क्विक, एक्चुअली क्विक को चूना बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। उस चूने को पानी में घोलते हैं और उसका एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, व्हाइट कलर का सा होता है, मतलब बेसिकली वो व्हाइट नहीं होता, ट्रांसपेरेंट जैसा सॉल्यूशन बन जाता है उसका। तो जब चूने के पानी को मिला देते हैं वो, ठीक है, चूने का पानी बनाते हैं, तो उस चूने के पानी को क्या करते हैं, वो दीवारों पे लगाते हैं। और दीवारों पे लगाने के बाद उसको छोड़ते हैं, जब गीला होता है तब तो उसमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन हाँ जब छोड़ देते हैं तो 2-4 दिन बाद ना वो व्हाइट कलर का हो जाता है। तो ये जो टर्म हमारा आया ना व्हाइट वॉश, ये निकल के वहीं से आया है कि व्हाइट वॉश का मतलब क्या होता था पहले, कि चूने के पानी को दीवारों पे लगाते थे जिससे वो व्हाइट कलर की दीवारें हो जाती थी। तो इसी को व्हाइट वॉश कहा जाता था। आज के टाइम पे हम लोग यूज तो करते हैं टर्म व्हाइट वॉश करवा ली घर में हमने, दिवाली व्हाइट वॉश करवाएंगे, लेकिन एक्चुअली व्हाइट वॉश नहीं होती वो हम पेंटिंग करवाते हैं घर के अंदर। ठीक है, पेंट करवाने हैं उसको। ठीक है, तो व्हाइट वॉश जो टर्म आया वो बेसिकली यहीं से आया निकल कर। तो चूने के पानी का यूज बहुत पुराने टाइम से करते आ रहे हैं। ठीक है, जब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो पता नहीं आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने देखा भी हो, या अगर आप अपने मदर फादर से पूछेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि चूना लाते थे। ठीक है, उसको ड्रम के अंदर घोलते थे, घोलने के बाद छोड़ देते थे उसको। ठीक है, फिर उसमें बुलबुले निकलते थे। बुलबुले क्यों होते थे, क्योंकि वो जब मिलाते थे तो उसमें हीट निकलती थी जिसकी वजह से वो गर्म होता था। ठीक है, तो जब गर्म होकर वो ठंडा हो जाता था, उसके बाद उसको ब्रश से हम दीवारों पे करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि ये रिएक्शन कैसे होती है, क्वेश्चन जो बनता है बोर्ड के अंदर वो क्या होता है, आफ्टर व्हाइट वॉश। ठीक है, इवन आफ्टर कब, 2-3 डेज, 2-3 दिन बाद आफ्टर व्हाइट वॉश के। ठीक है, और व्हाइट शाइनी लेयर इज फॉर्म्ड। वाई, जब व्हाइट वॉश करते हैं हम तो उसके 2-3 दिन बाद एक व्हाइट कलर की शाइनी लेयर बनती है। क्यों बनती है, तो इसका रीजन इस रिएक्शन के अंदर ही छिपा हुआ है। तो उसका रीजन क्या है, देखिए, हमें ये पता है कि जब हमने चूने के पानी को मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से मिलाया,
तो एक सॉल्यूशन बना, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस सॉल्यूशन का नाम एक और भी है, इसको बोल सकते हैं हम लाइम वाटर। शायद ये वर्ड आप लोगों ने 6 7 क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये लाइम वाटर ही सारा गेम बनाता है इसके अंदर। तो देखिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका ये जो एक्वस सॉल्यूशन बन गया पानी में घुलकर, ठीक है, वाटर क्या होता है, लिक्विड, ये क्या होता है, सॉलिड। तो जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बना, ये क्या करता है, एटमोस्फेयर की CO2 के साथ कंबाइन करता है। हमारे एटमोस्फेयर के अंदर CO2 होती है, उसके साथ कंबाइन करता है और ये फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और प्लस वाटर। तो जब ये हमने व्हाइट वॉश कर दी दीवारों पर, तो उस टाइम वो गीली गीली है, एटमोस्फेयर की CO2 के साथ कंबाइन होकर वो धीरे धीरे क्या फॉर्म करेगी, CaCO3 और प्लस वाटर। तो ये वाटर तो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। आपको पता है इवेपोरेशन हमने पढ़ा 9th क्लास के अंदर। तो पानी तो क्या होगा, वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और ये कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है, व्हाइट कलर। तो जो शाइनी लेयर बनती है वो कैसे कलर की आती है, व्हाइट कलर की। तो इसका रीजन ये है कि जब हम व्हाइट वॉश कर देते हैं, तो उसके 2 3 दिन बाद जो शाइनी लेयर आती है, वो आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बिकॉज when CaOH holder, that means calcium hydroxide, react with atmospheric CO2। कहाँ से आ रही है इसको, एटमोस्फेयर से। तो when it react with atmospheric CO2, it forms calcium carbonate and water। Water evaporate and the solid part of calcium carbonate, ठीक है, remains। और इसका कलर क्या होता है, white। That's why a white shiny layer is formed। ओके, एक क्वेश्चन और बनता है इसी क्वेश्चन से, हमारी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या बनता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने जो बताया लाइम वाटर। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है हमारा वो है वाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की आफ्टर CO2 इज पासिंग थ्रू इट। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हम लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं तो वो मिल्की क्यों हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, देखिए सिंपल, पहली वाली इक्वेशन जो हमने लिखी थी कि जब लाइम वाटर के अंदर, ये तो हमने दिखाई इक्वेशन आपको फिलहाल, कि जब दीवारों पर पेंट करते हैं या दीवारों पर व्हाइट वॉश करते हैं। अब मान लो किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लाइम वाटर ले लिया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने CO2 गैस पास करी, तब क्या होगा। तो लाइम वाटर में जब CO2 गैस पास होगी, तब भी रिएक्शन तो वही होगी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब यहाँ पर तो ऊपर वाली रिएक्शन में वाटर क्या था, इवेपोरेट हो गया था, उड़ गया था। बट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर इवेपोरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड फॉर्म में बनेगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है यहाँ पर। जैसे हम CO2 से पास करेंगे तो इसके अंदर एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, नीचे की तरफ जम जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यही रीजन है कि जब CO2 पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और थोड़ी देर में वो प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। तो ऊपर का जो पानी है वो आपको वाइट नहीं दिखेगा, लेकिन वो प्रेसिपिटेट नीचे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही पास करेंगे तो प्रेसिपिटेट की वजह से पूरा पानी जो है वो हमको मिल्की दिखता है, व्हाइट कलर का। ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन आगे एक्सटेंड होता है, इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड करते हैं कि वाई मिल्कीनेस disappear if CO2 is passing
फॉर लॉन्ग टाइम। अब देखिए, CO2 हमने पास करी और ये मिल्की हो गया, बट अगर हम CO2 पास ही करते जाएं और दे दे और दे दे, ठीक है, तब क्या होता है? तब इस रिएक्शन के अंदर और फर्दर रिएक्शन इंक्लूड होती है आगे, कि जो हमारा CaCO3 बना, ठीक है, प्लस वाटर, इसमें और CO2 डाल दें तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन जो उसने फॉर्म किया ये सॉल्युबल होता है वाटर में। अब बेसिकली जैसे ही जब CO2 ज्यादा पास हुई तो क्या फॉर्म हो गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वो जब बनेगा तो वो पानी में घुल जाएगा। अब जैसे नमक पानी में घुलता है तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है ना, ऐसे ये भी स्टार्टिंग में तो मिल्की होगा, लेकिन CO2 गैस जब पास करते गए तो क्या फॉर्मेशन हो गया उसमें? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जो क्या होता है? सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से जो मिल्कीनेस होती है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर, खत्म हो जाती है मिल्कीनेस। तो ये रीजन है हमारा कि CO2 गैस पास करने पर लाइम वाटर मिल्की बन जाता है, बट अगर लंबे टाइम तक CO2 गैस पास कर दे तो वही मिल्कीनेस खत्म हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट के बेस पर कई बार क्वेश्चन बहुत तरह से घुमा घुमा के आ सकते हैं, तो मेरा मोटो यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या होता है उस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन के अंदर ही चल रहे हैं अभी हम। ये सारी रिएक्शन देखें, ठीक है ना? तो सारे एग्जांपल कॉम्बिनेशन के नहीं है, बट कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते चल देखे थे हम। ठीक है अब हम बात करते हैं इसी रिएक्शन के अंदर कुछ चीजें हमने पढ़ी। एक बार थोड़ा सा पीछे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि हमने हीट दी थी इसको, यहाँ पर हमने देखा कि हीट निकली है। तो दो टाइप की रिएक्शन देखिए आपने यहाँ पे, एक में हीट दी और एक में हीट निकली। तो यहाँ से हमारे पास एक दो इक्वेशंस और बनेगी, दो टाइप की रिएक्शन दिखेंगी हमको, जो कौन कौन सी हमारी, जो मैंने आपको बताया था कि सब पार्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Reactions in which energy is absorbed। एब्जॉर्ब का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हम किसी टाइप की एनर्जी देते हैं वो कहलाती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, आर कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल हमारा वही है Mg+O2, इसको हमने हीट एनर्जी दी थी तो MgO बन गया था। और भी एग्जाम्पल आएंगे अभी आगे फर्दर, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। और दूसरा है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? हमारी एक्सोथर्मिक। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था CaO+ वाटर, इसमें हीट निकली थी हमारी, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कोई टर्म ना हीट के लिए बात नहीं करी यहाँ पे। कुछ टीचर्स और कुछ बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं इसमें कि एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, एंड एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट रिलीज हो। सही है, गलत नहीं है, बट सिर्फ हीट के ऊपर कंसेप्ट रखें तो गलत होगा। बिकॉज एंडोथर्मिक वो सभी रिएक्शन है जिसमें किसी भी फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब हो,
एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिसमें किसी भी फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो, जो ही नहीं कि वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो, साउंड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, वो हमारा एक्सो या एंडो हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है हमारा, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, और प्लस हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन को हम एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज की क्लास में हमने जो सीखा वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमने दो रिएक्शन और पढ़ी, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके देखना, बार बार देखना, कंसेप्ट को क्लियर करना। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होता है, आगे जो भी रिएक्शन होंगी हमारी वो हम कंटिन्यू करेंगे। बाय ऑल ऑफ यू।